गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं। हम कार्बटीन या OMCOFSN कर रहे थे, जिसमें +2 संयोजकता और +4 संयोजकता वाले कार्ब धात्विक यौगिक बनाए थे हमने, और उनकी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कार्बटीन हाइड्राइड की। कार्बटीन हाइड्राइड जो होते हैं वो एल्किनों के साथ और एल्काइनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया शो करते हैं। और उसके बाद में हमने ये भी चर्चा की थी कि ये योगात्मक अभिक्रिया शो करके बहुलीकरण की विक्रियाएं या चैन की तरह रिएक्शन शो करते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉलीमर की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है, उस तरीके के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम लास्ट में क्या कर रहे थे कि कार्बटीन यौगिक ले रहे थे या टिन के कार्ब धातु की यौगिक लेकर के हम सोडियम के साथ में विक्रिया करवा रहे थे द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में। तब हमें कुछ श्रृंखला विक्रियाओं में श्रृंखला प्रोडक्ट बना रहे थे। इस तरीके की कुछ हम चर्चा कर रहे थे, जैसे केमिकल रिएक्शन कर रहे थे हम कार्बटीन यौगिकों की। तो CH3 की ट्वाइस CH3SnCl2, ये डाई एल्काइल टिन क्लोराइड ये लिया था हमने, और इसके साथ में हम Na की रिएक्शन करवा रहे थे, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में करवा रहे थे। तब हमने यहाँ पर CH3 की ट्वाइस Sn और N इस प्रकार का एक यौगिक बनाया था, और CH3 की ट्वाइस Sn और 6। यहाँ N का मतलब था 10 से 20 या 12 से 20 N जो होते हैं। इतने सारे जो यौगिक होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ CH3 आएगा। CH3 की ट्वाइस, तो डाई एल्किल टिन के पीछे क्या लगा दिया, N। N का मतलब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, 10 से 20 तक की या 12 से 20 तक की इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, एक चैन फॉर्म में जुड़ी रहती हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से पॉलीमराइजेशन टाइप की रिएक्शन होती है इनकी। तो इस तरीके के प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। यहाँ पर डाई मिथाइल लिया हमने, उसकी जगह हम डाई फिनाइल भी लेकर के ये रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ C6H5 की ट्वाइस SnCl2 ले लें और इसके साथ Na की रिएक्शन करवाएं द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर C6H5 की ट्वाइस और Sn की 5 और C6H5 की ट्वाइस Sn और 6, इस टाइप के कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस टाइप के कंपाउंड हमें प्राप्त हो सकते हैं। वो तब जब हमने टिन के एल्किल या हैलाइड्स लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि टिन के कार्ब धात्विक हैलाइड फॉर्म में लिए, तब हमें इस तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अगर हम यहाँ पर C6H5 की जगह अगर 4 ले लें, C4H9 ले लें, तो जैसे C4H9 लेकर के करें तो ये ट्वाइस SnCl2 और किसके साथ में करवाएं, Na के साथ में। तब हमें इस तरीके के प्रोडक्ट ना प्राप्त होकर के कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। वो इस तरीके से द्रव अमोनिया, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी चैन इस प्रकार नहीं जुड़ती, तो यहाँ पे 4Sn और ये ट्राइड टाइप का है, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कम ही
मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं जब हम टिन के कार्ब धात्विक हैलाइड के साथ सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं तो एक पॉलीमर टाइप की रिएक्शन संपन्न होती है या पॉलीमराइजेशन टाइप की रिएक्शन संपन्न होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर तो हमने क्या किया है, जो धात्विक हैलाइड लिया है वो 2 एल्किल ग्रुप लिए हैं और 2 ही Cl लिए हैं। अगर हम इसकी जगह R3SNX प्रकार के हैलाइड भी ले सकते हैं। उनकी रिएक्शन किसके साथ में करवा सकते हैं, हम लुईस क्षारों के साथ करवा सकते हैं और लुईस क्षारों के साथ करा करके क्या बना सकते हैं, योगा उत्पाद बना सकते हैं, यानी कि योगात्मक उत्पाद हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने R2SnCl2 टाइप का कार्ब धात्विक हैलाइड लिया है। यहाँ हमने R3 और इस हैलाइड एक हेलोजन को कम कर दिया तो R3SNX प्रकार का हैलाइड भी काम में लेकर के अपने क्या कर सकते हैं, लुईस क्षारों के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं और योगा उत्पाद बना सकते हैं। ये तो थी कार्ब धात्विक यौगिकों की केमिकल रिएक्शन की बात, उनकी प्रॉपर्टी की बात। ये जो कार्ब टिन यौगिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब हम इनकी संरचनाओं की बात करेंगे। कार्ब टिन यौगिकों की संरचना। कार्ब टिन यौगिकों की संरचना को कई प्रकार से हम शो कर सकते हैं। कभी कार्ब टिन यौगिक सीधी फॉर्म में स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, कभी वो हेलोजन जोड़ करके स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो कार्ब टिन यौगिकों के अंदर कई प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम Me3SnClO4 की बात करें की संरचना। बी टिन का ही कार्ब धात्विक यौगिक है। Me3 जुड़ा हुआ है तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्ब टिन यौगिक ही है एक प्रकार से। तो इसकी संरचना की बात करें तो Sn इसके साथ में कितने Me जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए, ये 3 जोड़ दिए हमने। फिर उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यानी कि जो Sn है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये Cl, फिर ऑक्सीजन और ये इधर और ये इधर, इस तरीके से जुड़ सकता है ऑक्सीजन। और अगर इधर भी कोई जोड़े तो इधर भी जोड़ सकते हैं अपने, ये O ले लिया, इसके साथ Cl, ये O, ये O और ये O और इसके साथ में आगे जुड़ सकता है। तो इस तरीके से ये जो संरचना है वो किसकी है, Me3SnCl4 की, जिसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, Cl के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की संरचनाओं से हम इनको शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें वो है Me3SNF की संरचना। Me3SNF की संरचना, जैसे हमारे पास Sn है उसके साथ में Me यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है Me और यहाँ भी जुड़ा हुआ है Me और इसके साथ F भी जुड़ा हुआ है, ये आगे किसी के साथ जुड़ सकता है। और इसके साथ इधर कोई Sn और था उसका F इस प्रकार जुड़ा हुआ है इसके साथ, Me और Me और Me और इस तरीके से इधर भी कोई जुड़ा हुआ है। तो जो Me3SNF टाइप की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। इसके अलावा हम डाई एल्काइल टिन हैलाइड की भी स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं, ट्राई एल्काइल टिन की स्ट्रक्चर को भी शो कर सकते हैं, या कोई अन्य कंपाउंड भी इनके साथ जुड़ा हो तो उसको भी हम शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में नाइट्रेट हो, NO3 हो, वो जुड़ा हो, तब भी हम जो टिन की जो स्ट्रक्चर है हम उसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास में
जैसे नंबर 3 स्ट्रक्चर Ne2SN और NO3 की ट्वाइस इस प्रकार जुड़ा हो, तो ये भी जो SN है वो +4 की फॉर्म में ही है। SN जो है वो +4 की फॉर्म में ही है। यहाँ पर हमारे पास SN जिसके साथ एक Me यहाँ जुड़ा हुआ है और एक Me यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे N जुड़ा हुआ है जिसके साथ ऑक्सीजन, जिसके साथ ऑक्सीजन, जिसके साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। 4 NO2 कर दिए, लेकिन NO3 हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ N और डबल बॉन्ड O इस तरीके से। फिर इधर भी O जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे और ये N के साथ में और डबल बॉन्ड O इस तरीके से। यानी नाइट्रेट फॉर्म के अंदर भी अपने क्या कर सकते हैं, SN के कार्ब धात्विक यौगिकों की संरचनाओं को शो किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास में मान लो ये स्ट्रक्चर हो Me2SNF2 टाइप की स्ट्रक्चर हो, जिसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 EF जुड़े हुए हैं या 2 हैलाइड जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से भी इस संरचना को हम शो कर सकते हैं। तो Me2SNF की ट्वाइस इस फॉर्म में भी जोड़ सकते हैं। ये SN है हमारे पास और इसके साथ एक Me यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Me यहाँ जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 एक F यहाँ, एक F ये आगे जुड़ सकता है। इधर इस SN के साथ जो F होंगे वो इस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं, इनके साथ में Me और इनके साथ में Me और इधर भी कोई और जुड़ा हो सकता है। तो Me2SNF2 टाइप की स्ट्रक्चर को भी शो किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये हमने जो शो किए हैं वो किस फॉर्म में शो किए गए, 4 की फॉर्म में, 4 की फॉर्म में, +4 की फॉर्म में, +4 की फॉर्म में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में SN+2 फॉर्म में हो उस तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं। भी SN+2 फॉर्म में होगा तो मान लो हमारे पास में लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, PHT ट्वाइस SN और 6। इस 6 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर SN जो है वो कार्ब धात्विक यौगिक जो बना रहा है वो +2 फॉर्म वाला बना रहा है। और ये अगर का जो डाईफिनाइलटिन है या डाईएल्काइलटिन है, ये अगर 6 की फॉर्म में जुड़ता है, 6 मतलब N अपने PH ट्वाइस SN आपस में 6 की फॉर्म में जुड़ते हैं, तो ये एक चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास PH है यहाँ और यहाँ PH और यहाँ PH और ये PH किसी अन्य के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ है, यहाँ एक PH है और उसके बाद में 4 और यहाँ PH जुड़ा हुआ है और यहाँ, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम ऐसे बना लेते हैं इसको, ऐसे PH, तो ये चेयर फॉर्म में हो गया। 6 PH 6 की फॉर्म में है तो 6 PH नहीं SN 6 है हमारे पास, तो SN जोड़ेंगे, PH की जगह क्या जोड़ेंगे, SN जोड़ेंगे। PH तो 12 हो गए ना, SN कितने हैं 6, प्रत्येक SN के साथ एक PH 2 PH जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये PH जोड़ दिया हमने, इसके साथ PH जोड़ दिया, ये PH जोड़ दिया हमने, इसके साथ PH जुड़ा हुआ है, इसके साथ PH जुड़ा हुआ है 2 और 2 ही इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जोड़ दे। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है PH ट्वाइस SN 6 टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मानी जाती है, चेयर फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये संरचना से संबंधित बात थी कार्ब धात्विक यौगिकों की, जिसमें हमने 5 टाइप की स्ट्रक्चर बनाई
सबसे पहले Me3SnClO4 की संरचना, जिसमें Sn के साथ में Me3 जुड़े हुए हैं और ClO4 इधर भी ये किसी के साथ जुड़ता है तो इसी फॉर्म में जुड़ेगा। दूसरी स्ट्रक्चर Me3SnF, जिसमें Me3 जुड़े हुए हैं, इधर भी F है इधर भी F है, Sn Me। फिर Me2SnNO3 की ट्वाइस Sn, इसके साथ Me जुड़े हुए हैं, O और O ये जुड़े हुए हैं, और इसके साथ में यहाँ से ये N के साथ इस प्रकार तो 2 नाइट्रेट जुड़े हुए हो गए। Me2SnF2, जिसके अंदर Sn जो है वो उसके साथ एक Sn के साथ 2 Me और 2 F जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से इसको जोड़ दिया हमने, ठीक है। और PH2SN6, यहाँ पे SN6 है जो चेयर फॉर्म की रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और प्रत्येक SN के साथ में 2 PH जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी कार्बोनिल यौगिकों की संरचना से संबंधित बातें थी। बाकी इसकी थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे, बस मेन बात स्ट्रक्चर की थी कि वो किस प्रकार से होती हैं, उनको समझाना था। फिर उसके बाद में हम लास्ट यही होता है कि कार्बधात्विक यौगिक होता क्या है, उस कार्बधात्विक यौगिक को किस किस प्रकार से शो करते हैं, उसके बनाने की विधियाँ क्या होती हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनकी संरचना किस टाइप की होती है, इनसे संबंधित ही बातें हम करते हैं जो हम कर चुके हैं। और लास्ट में हम हमेशा ये करते हैं कि उस कार्बधात्विक का उपयोग क्या होता है हमारे जीवन में, या कृषि क्षेत्र में, या औद्योगिक क्षेत्र में, या दवाइयों के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में उन कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग क्या होते हैं, उनसे संबंधित बात करते हैं। तो हम यहाँ पर कार्बटीन यौगिकों के उपयोग की बात कर रहे हैं। कार्बटीन यौगिकों के उपयोग, कार्बटीन यौगिकों के उपयोग के अंदर देखें तो हमेशा ही कृषि क्षेत्र में कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर खेतों के अंदर कीटनाशी के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो खेतों में कीटनाशी के रूप में उपयोग, कीटनाशी के रूप में उपयोग, यानी कि कीटनाशियों को मारने के लिए या कीटों को मारने के लिए, कीटों का नाश करने के लिए कार्बटीन यौगिक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के स्थायी कारक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। स्थायी कारक के रूप में उपयोग, जो हमारे पास कार्बटीन यौगिक है इनका उपयोग खेतों में कीटनाशी के रूप में कर सकते हैं, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड के स्थायीकरण में भी कार्बटीन यौगिक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इनका उपयोग लकड़ी के परिरक्षण में, लकड़ी के परिरक्षण में उपयोग, परिरक्षण में उपयोग, इसके अलावा लकड़ी के परिरक्षण में भी इनका उपयोग किया जाता है। या फिर कार्बटीन जो यौगिक होती हैं उनका उपयोग समुद्री जल की दुर्गंध मिटाने में किया जाता है। समुद्री जल की दुर्गंध मिटाने में इनका उपयोग किया जाता है, दुर्गंध मिटाने में। अब देखिए समुद्री जल के अंदर इन कार्बधात्विक यौगिकों को मिला दिया जाए तो वो समुद्र के जल में जो दुर्गंध आती है
वो कम हो जाती है, तो समुद्री जल की दुर्गंध मिटाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। या इनका उपयोग हमारे पास में एक पदार्थ होता है जिसको बोला जाता है पॉलीफिन। पॉलीफिन एक प्रकार का बहुलक ही मान सकते हैं। पॉलीफिन के निर्माण में इन कार्बटीन यौगिक का निर्माण किया जाता है। पॉलीफिन के निर्माण में इन कार्बटीन यौगिक का निर्माण किया जाता है। वो भी कौन सा? C2H5 की 4SN का और C6H5 की 4SN का। यानी कि जब इसका निर्माण करते हैं तो ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो उत्प्रेरक की तरह इनको पॉलीफिन के निर्माण में इन कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग कर सकते हैं हम। एक हमारे पास में एथिलीन होता है। एथिलीन से पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया करके अपने क्या करते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं या पॉलीएथिलीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। कार्बटीन के जो यौगिक होते हैं उनको हम काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग। इसके अलावा कई प्रकार के यौगिक होते हैं, उनके निर्माण के अंदर भी इनका यूज किया जा सकता है। जैसे हमारे पास H3PO4 प्रकार का एस्टर हो, ये क्या एक प्रकार का पदार्थ है या फिर अम्ल बोला जा सकता है। इसके निर्माण में भी कार्बटीन यौगिक का उपयोग कर सकते हैं हम। कैसे? ROH है हमारे पास में और उसके साथ हम R4SN इसका उपयोग करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH ये बनता है। तो यहाँ पे क्या यूज में आ रहा है? कार्बधात्विक यौगिक कार्बटीन यौगिक के काम में आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार के एस्टर बनाने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। या इनका उपयोग रेंजिनों के स्थायीकरण में भी कर सकते हैं। रेंजिनों के स्थायीकरण के रूप में भी कार्बटीन यौगिकों का निर्माण हम कर सकते हैं। कार्बटीन यौगिक के उपयोग जिसके अंदर हमने रेंजिनों के स्थायीकरण के रूप में बात की। रेंजिनों के स्थायीकरण में इसका उपयोग करते हैं या लैक्टोन का जो बहुलीकरण करते हैं उसमें भी कार्बधात्विक यौगिक को हम काम में लेते हैं। इसके अलावा और भी उपयोग किया जा सकता है। एक हमारे पास में होता है C24H54OSN की ट्वाइस, ये होता है हमारे पास। इसको बोला जाता है ट्राईब्यूटिलीन टिनॉक्साइड। इसका नाम होता है ट्राईब्यूटिलीन टिनॉक्साइड। ये भी एक कार्बधात्विक यौगिक है। इसका उपयोग कागज में किया जाता है। कागज के जो मोल्स होते हैं उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फोम के निर्माण में भी उत्प्रेरक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। कार्बधात्विक या कार्बटीन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास में जितने भी टाइप की औषधियाँ होती हैं, औषधियों के रूप में भी कार्बटीन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा कार्बटीन यौगिक या OMC ऑफ टिन, जिस पर हमने चर्चा की। पहले हमने इसके बारे में देखा किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है ये।
फिर हमने इसके बनाने की विधियों की बात की, उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, स्ट्रक्चर की बात की। अब हमने उपयोग किए, तो उपयोगियों के अंदर कार्बटीन यौगिक का उपयोग खेतों में कीटनाशक के रूप में करते हैं। लकड़ी के परिरक्षण में भी उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीफिन का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर टेट्राएथिलीन या टेट्राफेनिलटीन का उपयोग किया जाता है। या हमारे पास H3PO4 टाइप का कोई एस्टर है, उसका निर्माण करना है तो एल्कोहल के साथ हम टेट्रा एल्किलटीन का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। इसके अलावा C24H54 OSN2 ट्राईब्यूटिलीन टिन ऑक्साइड, इसका उपयोग भी कागज़ में किया जाता है। इसके अलावा पॉलीवाइनिल क्लोराइड के स्थायी कारक के रूप में उपयोग करते हैं, या समुद्री जल की दुर्गंध मिटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एथिलीन से पॉलीएथिलीन के निर्माण में भी, या रेंजिनों के स्थायीकरण के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। फोम के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग थे जो टिन के कार्बधात्विक यौगिक से संबंधित थे। जो टिन के कार्बधात्विक यौगिक थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक। एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक, एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एल्युमिनियम के जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं वो हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हमारे पास R4AlX3-N, इस टाइप का कार्बधात्विक यौगिक जो उदासीन नेचर का होता है और N का मान 1, 2, 3 हो सकता है। तो एक तो इस प्रकार का यौगिक बन सकता है एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक में। दूसरा M पॉजिटिव और AlX4 और इस पे नेगेटिव। एक यौगिक जो है एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक इस टाइप के बन सकते हैं। और तीसरे जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं वो एल्युमिनियम एल्युमिनियम के जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं वो एल्कीनों के पाई दुर्बल बंध के बनाने से बनते हैं। तो एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्बधात्विक यौगिक होते हैं जो 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। R4AlX3-3-1, N का मान 1, 2, 3 हो सकता है। दूसरे प्रकार का यौगिक M पॉजिटिव AlX4 नेगेटिव, इस टाइप का एक यौगिक बन सकता है। और तीसरा है एल्कीनों के पाई दुर्बल बंध के साथ बॉन्डिंग करने के बाद में जो यौगिक बनता है इस टाइप का। तो ये 3 प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो करेंगे एरिल व एल्किल एल्युमिनियम टाइप के कार्बधात्विक यौगिकों के, एल्युमिनियम कार्बधात्विक यौगिकों की, और इनके बनाने की विधियों की बात करेंगे, किस प्रकार बनते हैं, और उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो जनरली 3 टाइप के बनते हैं। आज तो हमारी क्लास का टाइम हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बनाने की विधियों से संबंधित चर्चा हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।